Hello everyone, welcome back. So today we will discuss about law of chemical combination. You have already studied in your class 10th about the chemical reaction. Chemical reaction क्या थी? When a reactant combines or when a reactant decompose to form a desired product. या तो वो combine होगा या decompose होगा या displacement होगी उसके अंदर, precipitation जो बन जाती है, सारी चीज़ें आपने पढ़ी. ठीक है, तो अब उन लॉज के बारे में पढ़ेंगे हम कि वो एटम्स, वो मॉलिक्यूल्स और वो कंपाउंड्स जो रिएक्टेंट में थे वो आपस में कैसे कंबाइन करते थे, कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे वो पर्टिकुलर और वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए. तो लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है क्या? इट डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल ओबेड बाय एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड व्हेन दे इंटरेक्ट, जब वो एक दूसरे से जुड़ेंगे रिएक्टेंट में विद ईच अदर इन डिफरेंट वेज में इन अ केमिकल रिएक्शन. और वो केमिकल रिएक्शन होने के बाद वो जब क्या बना देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे. तो अब हमने क्या करना है, सिंपल से कुछ 3 लॉ हमने पढ़ने हैं, सिंपल से हैं बिल्कुल. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. ठीक है, इन तीनों लॉज में आपने क्या देखना है कि इसमें जो रिएक्टेंट हैं, ठीक है, क्या है रिएक्टेंट, वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड जो भी रिएक्टेंट होगा वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, किस रेशो में जुड़ रहे हैं और वो केमिकल रिएक्शन में, और वो क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाएंगे. ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट लॉ से, और फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो योर फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, it states that the net change in the mass of reactant and product before and after reaction is 0. मतलब कोई रिएक्शन आपकी हो रही है, जितना आपने रिएक्टेंट लिया, जितना उसका मास लिया, ठीक है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्टेंट जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका मास भी क्या होगा, सेम. मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. मतलब जो मास आप रिएक्टेंट का ले रहे हो, जब वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी उतना ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा. जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे हमने क्या लिया, टोटल मास, हमने कैल्शियम लिया, उसको कैल्शियम क्लोराइड लिया और उसको सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कराया. आफ्टर द रिएक्शन प्रेसिपिटेशन बन गई, और आप देखो क्या है, जितना आपका रिएक्टेंट का मास था वही दोबारा से प्रोडक्ट का मास आ गया, सेम. सो जब मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं, इक्वल हो जाए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों इक्वल हैं, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट है उतना ही मास ऑफ प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, तो ये कौन सा लॉ हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट. बट इसकी एक लिमिटेशन है. वो लिमिटेशन क्या है, आपको याद हो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन होती थी. तो उसमें क्या था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड. एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड. तो कई बारी वो जो मास होता है वो किसी एनर्जी की फॉर्म में या तो रिलीज़ हो जाए या एब्जॉर्ब हो जाए. वो मास तो रिलीज़ हो गया या वो एब्जॉर्ब हो गया, तो उसके अंदर तो चेंज आ जाएगा. तो वो जो चेंज आ जाते हैं उनके अंदर फिर मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल तो रहेगा नहीं. ठीक है, तो क्या हो जाता है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन फेल्स फॉर केमिकल रिएक्शन in which a large amount of heat is evolved, या तो रिलीज हो जाए या फिर एब्जॉर्ब हो जाए ड्यूरिंग अ रिएक्शन. हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की वजह से एनर्जी या तो रिलीज हो गई या फिर एब्जॉर्ब हो गई. ठीक है, जो रिएक्टेंट आप ले रहे थे उसका कुछ मास लिया, जब वो प्रोडक्ट बना रहा था उसमें से कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो गया या फिर एब्जॉर्ब हो गया. ठीक है, तो यहाँ तक आते हुए तो वो चेंज कर देगा मास को, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब हो गया या फिर वो रिलीज़ हो गया. तो जो चेंज आ जाता है प्रोडक्ट के मास में, ठीक है, तो फेल हो गया ये लो, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, लेकिन वो तो रिलीज़ हो रहा है या वो एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एक लिमिटेशन. सो ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट. ठीक है, तो वो जितनी एनर्जी रिलीज हुई हम उसको आइंस्टाइन इक्वेशन से निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू mc². E इज एनर्जी, मास एंड स्पीड ऑफ लाइट. किस स्पीड से वो रिलीज हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है. ठीक है, तो
अब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट तो हो नहीं रहा, तो इसलिए ये जो लॉ है उसको ऐसे बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन चेंज इट्स फॉर्म। उसकी फॉर्म चेंज हो गई, और वो फॉर्म किस फॉर्म में चेंज हो रही है? एनर्जी की फॉर्म में। हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है। सो इस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, ठीक है। सो अब कैसे चेंज आ जाता है उसमें, आप उसको एक बार देखिए। सो आपने क्या देखा, हमने एसिटिक एसिड लिया, विनेगर लिया CH3COOH और उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल दिया, तो इसमें क्या होगा CH3COONA प्लस CO2 गैस प्लस H2O एंड इट इज़ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। CO2 आपने बबल्स बनते देखे, बबल्स बन रहे थे, और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, तो आपने देखा कैसे मास में चेंज आ गया था। सो ये जो चेंज आया क्यों आया? ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। तो ऐसे ही हीट रिलीज हो या हीट एब्जॉर्ब हो, एनर्जी का जो चेंज आ जाता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन हो रही है या रिलीज हो रहा है उसका, उसमें जो चेंज आ गया तो मास सेम नहीं रहा, ठीक है। तो मास सेम नहीं रहा, सो इट इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो योर नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमने वाटर लिया है दो सोर्सेज से, टू डिफरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मूला हम सबको पता है। ऐसे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम सिंपल सा एक एग्जांपल ले रहे हैं वाटर का, ठीक है। ऐसे कोई भी कंपाउंड हो सकता है, उनके सोर्सेज अलग अलग हों, ठीक है, लेकिन कंपाउंड सेम हो। इट स्टेट्स दैट एनी केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन इट्स कॉम्पोनेंट एलिमेंट इन फिक्स्ड रेशो। ये एक हमने वाटर का एग्जांपल लिया, इसमें जो इसके एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, H2 ऑक्सीजन 1, ठीक है, वो फिक्स्ड रहेंगे एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन इट सोर्स। सोर्स पे डिपेंड नहीं करती, जहाँ मर्जी से आ रहा हो वाटर या कोई भी कंपाउंड, किस मर्जी सोर्स से या उसका कोई भी मेथड हो प्रिपरेशन का, वो कंपाउंड की जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेशो क्या रहेगी? फिक्स्ड, ठीक है। जैसे कि H2O दोनों सोर्सेज से यही आया, 1:2 रेशो 16, सो 2:16, 1:8, तो ये वाटर की रेशो जो है वो फिक्स्ड है। ऐसे कोई भी कंपाउंड हो, किस मर्जी जगह से आपको मिल रहा हो, जैसे मर्जी आप प्रिपेयर करा रहे हो, सेम कंपाउंड की रेशो जो होती है वो फिक्स्ड रहती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन।
सो योर नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। मल्टीपल प्रपोर्शन में जैसा आपको दिख रहा है, दो अलग एलिमेंट्स हैं और वो कंबाइन होके अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं। एक बार बन रहा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO एंड CO2। अब जब हम इन दो एलिमेंट्स में कार्बन और ऑक्सीजन फिक्स जिनका एटॉमिक मास होता है, उनको जब कंपेयर करेंगे तो हम क्या देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की जो आपस में रेशो आएगी, ठीक है, वो क्या होगी, मल्टीपल होगी और वो होल नंबर में आएगी। ठीक है, तो कैसे, इट स्टेट्स दैट व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट अलग अलग, उन्होंने दो अलग कंपाउंड बनाए, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाया, द मास ऑफ वन एलिमेंट लाइक कार्बन विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, वो किसके साथ कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन के साथ, विल ऑलवेज बी मल्टीपल रेशो ऑफ होल नंबर। ठीक है, वो जो कंपाउंड्स अलग अलग बनेंगे उनकी मल्टीपल रेशो आएगी और वो होल नंबर में आएगी। तो एक बार देखते हैं कैसे। एक कंपाउंड बन रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन इसमें एटॉमिक मास 12, वो कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम में कितना होगा, सो डिवाइडेड 16 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 1 रेशो, यहाँ पे आ जाएगा 1.3, सो 1.3। सो कार्बन मोनोऑक्साइड की ये रेशो फिक्स्ड है। ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड 12 रेशो 16 इंटू 2, 12 32, 12 में 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन में कितने की होगी, 2.6। ठीक है, पहले हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की फिक्स रेशो को कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्स रेशो के साथ कंपेयर। कार्बन मोनोऑक्साइड की कितनी आई, 1:1.3, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी आई, 1:2.6। अब जब आप इनको कंपेयर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू रेशो 1। सो होगी होल नंबर रेशो, मल्टीपल भी होगी और होल नंबर भी होगी। दो अलग कंपाउंड बनाए, उनको पहले उनकी फिक्स रेशो निकाली, ऐसी इसकी फिक्स रेशो निकाली, फिर दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास कंपेयर करने पे होल नंबर और मल्टीपल रेशो आ गई। तो हो गया ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, बट विद द लिमिटेशन दैट इज समटाइम्स एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट और अ लाइट, और वो मास में चेंज, मास को अल्टर कर देती है, तो वहाँ पे लिमिटेशन आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं जिसको, और लॉ ऑफ मल्टीपल रेशो में एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, अब एटॉमिक मास भी कई बार चेंज हो जाता है। कौन चेंज करता है, आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर बट अ डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। तो अब अगर हम यहाँ पे कंपाउंड बना रहे हैं और वो कंपाउंड में अगर हम इधर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएं, इधर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं, लेकिन एक कार्बन हम आइसोटॉप के साथ 12 के साथ यूज़ कर लें और दूसरा आइसोटॉप इसका क्या ले लें, 14 ले लें, तो यहाँ पे हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जब हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन लगाना है या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लगाना है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दी आइसोटॉप्स, डिफरेंट आइसोटॉप्स, हमें एक जैसे एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो ये 3 आपके लोग हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।